उनको असेस करना होता है। अब मैं ये कह रही थी कि अगर जो एमएलटी के बच्चे हैं उनको इस एडवांटेज क्या होगा कि जितने भी इसमें मैं रिएक्शंस बताऊंगी कि हमारे पास लैब में क्या क्या रिएक्शन होते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन के, जिससे हम इनकी अमाउंट को मेजर करते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन है, ठीक है, वो कौन से कैलोरीमेट्रिक रिएक्शन है या कौन से ऐसे रिएक्शन है जिसकी वजह से हम इनको असेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कोई नर्स है या अदर पैरामेडिकल स्टाफ है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास RFT आ रहा है, वो उसके अब नॉर्मल रेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो उसकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अगर RFT इंक्रीज आ रहा है तो क्या हम CT स्कैन की तरफ जा सकते हैं, और अगर RFT नहीं इंक्रीज आ रहा तो फिर उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। CT स्कैन नॉर्मल हो सकता है, नहीं नॉर्मल हो सकता, कंट्रास्ट उसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं, लाइक रीनल फेलियर हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या क्या एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, malignancies में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है, रीनल स्टोन्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसकी उसका क्या इफेक्ट आता है RFTs के ऊपर, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज ये सारा कुछ हम इसमें करेंगे, ठीक है। एक्चुअली रीनल फंक्शन टेस्ट, इसकी एब्रीवेशन होती है RFTs, ठीक है। अब इसका क्या है, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि हम किडनी से जो सब्सटेंसेस, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, वो रिमूव करता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है किडनी आर द फिल्टर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो जितने भी नाइट्रोजेनियस कंपाउंड होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसको असेस करने के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट। अब इसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, लाइक ब्लड यूरिया, जिसको हम सिंपल यूरिया भी कहते हैं। यूरिया से ही ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, ठीक है। एक्चुअली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इसको बन कहते हैं, ठीक है। बन का एक्चुअली एक फार्मूला होता है, और ये यूरिया की ही रेशो, यूरिया से ही निकाला जाता है, ठीक है। यूरिया डिवाइडेड बाय 2.14। तो लेकिन जो बन होता है ये ज्यादा एडवांटेजेबल क्यों होता है, क्योंकि इससे हमारी जो एक्चुअल है ना यूरिया की रेशो, वो पता चल जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर सिंपल, अगर ब्लड यूरिया हम करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, हमें कोई भी उसमें आ सकती है, कोई ना कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। लेकिन बन से हमारी क्या आती है, हमारे पास एक्चुअल वो जो वैल्यू होती है ना, वो आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्रेटिनिन है, क्रेटिनिन होते हैं ना, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्रोटीन्स होती हैं, उनके ब्रेकडाउन से हमारे पास केराटिनिन बनता है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड का आपको पता है ये भी हमारे पास किडनी से ही फिल्टर होता है, लेकिन क्या है कि अगर इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो इससे हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, हमारे पास जॉइंट पेन हो सकता है, ठीक है, क्रिस्टल्स बन सकते हैं जॉइंट्स में, इसके अलावा गाउट हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास बन क्रेटिनिन रेशो होती है, ये यूजली यूरिन की आती है, ठीक है। जिनका रिनल फेलियर की तरफ केसेस जा रहा हो, ठीक है, उनका हम यूरिया क्रेटिनिन रेशो या बन क्रेटिनिन रेशो जरूर करा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिनका किडनी फेलियर हो चुका होता है उनके लिए हम GFR कराते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा इसका एक मार्कर होता है, अगर हमें ये बिल्कुल ही फाइंड आउट करना हो कि आया कि पेशेंट बिल्कुल कंफर्म्ड केस है रिनल फेलियर का, तो उसके लिए हमारे पास होता है सिस्टेन सी, ठीक है। सिस्टेन सी इसलिए एक मार्कर के तौर पे यूज होता है RFT के अंदर, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव टेस्ट होता है। यूजली हम कौन कौन सा करते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ठीक है। और जो बन होता है वो मोस्टली लैब्स उसकी मींस के पेमेंट तो ले लेते हैं, लेकिन जो जैसा कि हमें पता है कि वो यूरिया से ही निकाल लिया जाता है, यूरिया डिवाइडेड बाय 2.14। और अगर हमें बन पता है तो अल्टीमेटली हम यूरिया भी निकाल सकते हैं। और ये UHS का क्वेश्चन भी हमेशा से फेवरेट रहा है, एक बन और एक यूरिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम बन को देखते हैं। एक्चुअली इसके लिए जो होती है वाइल्स, ठीक है, सैंपल कलेक्टिंग वाइल्स, वो हम रेड वाइल भी यूज कर सकते हैं। सबसे जो प्रेफरेबल होती है वो होती है हमारे पास येलो टॉप, जिसमें कि क्लोट एक्टिवेटर होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास होती है, ठीक है। बन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 6 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यूरिया से अगर बन निकालना हो तो बन इज इक्वल टू यूरिया डिवाइडेड बाय 2.14। तो अगर हमने बन से यूरिया निकालना हो तो फिर क्या होगा, हमारे पास यूरिया इज इक्वल टू बन मल्टीप्लाई बाय 2.14, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज हमारे पास 6 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और यूरिया की कितनी होती है, 10 to 40, ठीक है। अब टाइम ऐसे होता है कि ऐसे यूनिट इसके दो हैं, एक मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है, और एक है हमारे पास मिलीमोल पर लीटर।
अब जैसा कि हमने हीमोग्लोबिन का पीछे पढ़ा था, हीमोग्लोबिन के भी टू होते हैं, ग्राम पर लीटर और मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इसी तरह ही इसको जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो जब भी हमने मिलीग्राम पर डेसीलीटर से मिलीमोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा उसको 0.3571 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये इसका फैक्टर है, ये स्टैंडर्ड फैक्टर है, जो कि ये जिसे कहते हैं ना, जोन सी भी वैल्यू आ जाएगी इसकी कन्वर्जन में, इससे मल्टीप्लाई जरूर करना होता है। ये हमारे पास एप्लीकेबल तब होती है जब हम एलजे चार्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इवेल्युएशन आ रही होती है कंट्रोल्स की। ठीक है, हमने कंट्रोल्स रन करने होते हैं। बहुत सी किट्स में ऐसे होता है कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर में दे रहे होते हैं वैल्यू, और बहुत सी किट्स में ऐसे होता है, जैसे कि हमारे पास अगर डायसिस की बात कीजिए, डायसिस की किट्स की, तो उसमें मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, लेकिन अगर ब्रायोजिन की बात की जाए, तो ब्रायोजिन मिलीमोल पर लीटर में भी देता है और मिलीग्राम पर डेसीलीटर में भी देता है। तो दैट्स वाई हमें ये फैक्टर याद होना चाहिए कि अगर हमें इसको चेंज, इसका फैक्टर चेंज करना पड़ता है, मींस कि इसका यूनिट चेंज करना पड़ता है, तो हमें किस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अब बहुत से केसेस हैं कि जिसमें ये इंक्रीज हो सकता है, और बहुत से केसेस जी ऐसे हैं मैम, कि जिसमें ये, जी बेटा। एलजी चार्ट क्या होता है? एलजी चार्ट हमारे पास एक ऐसा चार्ट है जिसपे हमारे पास इवेल्युएशन आ जाती है। उसमें हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, वेस्ट गार्ड रूल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हम देखते हैं। एक हमारे पास मीन वैल्यू होती है। ठीक है, मीन वैल्यू पे डिपेंड करके हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देखनी होती है। स्टैंडर्ड 1 SD, 2 SD, 3 SD। ठीक है, सेम एज -1 SD, -2 SD, -3 SD। ठीक है, इस तरह जब हम कंट्रोल लगाते हैं, तो कंट्रोल अगर हमारे पास मीन वैल्यू पे आ रहा है, तो मीन वैल्यू पे एक डॉट लग जाएगा। ठीक है, अगर तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन वो शो कर रहा है, 1 SD एक ऐसी वैल्यू है, अगर 1 SD पे शो कर रहा है, प्लस +-1 SD पे अगर आ रही है वैल्यू हमारी कंट्रोल की, वो कंट्रोल एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर +2 से अबव जा रही है, प्लस -2 से बिलो जा रही है, ठीक है, अगर इस तरह की वैल्यू आती है एलजे चार्ट पे, तो वो कंट्रोल हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसकी कैलिब्रेशन करेंगे, कैलिब्रेटर लगाएंगे, मशीन की कैलिब्रेशन करेंगे, इंजीनियर को बुलाएंगे। ठीक है, दिस इज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ आवर कंट्रोल्स, एक्सटर्नल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल्स, एंड एलजे चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट डेमोन्स्ट्रेट द ऑल द वेस्ट गार्ड रूल्स। ठीक है, और वेस्ट गार्ड रूल्स क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमें हमें कंट्रोल से बताते हैं। जब हमारे कंट्रोल्स ही नहीं ठीक आएंगे, हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारे टेस्ट के रिजल्ट ठीक आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? यस मैम, थैंक यू। नहीं समझ अब आई, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या है? हम्म सिंपल इवेल्युएशन वर्ड्स इस में। तरह, हाँ, सिंपल वर्ड्स में मैं बता देती हूँ। लेट्स सपोज के आपने एक स्टैंडर्ड मंगवाया है, स्टैंडर्ड कह लो, कंट्रोल कह लो, ये हमें किट के साथ आता होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें पता है कि क्या है। लेट्स सपोज के यूरिया ले लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू 35। ठीक है, अगर मैं मशीन में लगाती हूँ, मशीन में उसकी आ रही है 55। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ तो वो स्टैंडर्ड खराब है, या फिर मशीन की कैलिब्रेशन होने वाली है। ठीक है, अब वो क्या होगी, मशीन जो होगी वो खुद ही स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर देगी, क्योंकि मीन जो वैल्यू वो क्या दी हुई है हमने, 10 to 40। अगर 10 to 40 विद इन आएगी, तो वो मीन के ऊपर रहेगा, लेकिन मीन के ऊपर नहीं आ रही, इट मीन्स कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर रही वैल्यू। यहाँ तो अब आपका कंट्रोल नहीं ठीक, या फिर क्या है, आपकी मशीन नहीं ठीक। मशीन के इतना ज्यादा नहीं होता, वो कैलिब्रेट करके तो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो इट इज द इवेल्युएशन ऑफ कंट्रोल्स। एक्सटर्नल कंट्रोल्स वो होते हैं जो कि हम बाहर से मंगवाते हैं, और इंटरनल कंट्रोल वो होते हैं जो विद इन द लैब रन होते हैं। ठीक है, आगे समझ? यस मैम। हाँ, बाकी अगर ज्यादा होगा तो होप सो इंशाल्लाह मैं कंट्रोल्स के ऊपर भी एक क्लास ले लूंगी, ताकि आपको पता चलेगा हीमा के कंट्रोल क्या होते हैं, केमिस्ट्री के क्या होते हैं, माइक्रो के क्या होते हैं, और ऑलराउंडर कंट्रोल में हमने क्या क्या देखना होता है। क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एलजे चार्ट, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द वेस्ट गार्ड रूल्स। ठीक है, तो हम थे अब ब्लड यूरिया पे। ठीक है, ब्लड यूरिया कह लो या बन कह लो, दोनों की हमारे पास क्या है, कॉम्प्लिकेशन सेम होती हैं। अगर इंक्रीज कंडीशन आ रही है, तो उसमें क्या है, हमारे पास कोई भी किडनी डिजीज आ सकती है। ठीक है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस आ सकता है। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ सकता है। ठीक है,
यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, कोई स्टोन आ गया, ठीक है, या फिर कोई स्टंट रिप्लेस हमने किया, कुछ भी ऐसी चीज है, ठीक है, जो यूरिनरी ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आ जाता है जिसमें यूरिया इंक्रीज कर जाता है, मोस्टली केसेस में ये होता है, ठीक है। रिसेंट हार्ट अटैक, ठीक है, डिहाइड्रेशन, स्वेयर बर्न्स, और इसके अलावा अगर हम कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ठीक है, लाइक अगर हम इमोक्सिलिन की ज्यादा हाई डोज ले लेते हैं तो फिर भी हमारे पास यूरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज आ जाती है, ठीक है। अगर हम प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो जाहिर है ज्यादा इंटेक हमारे पास नाइट्रोजन का हो रहा है, तो जाहिर है वो उसका एक्सक्रीशन रेट भी ज्यादा ही होगा, ठीक है। दैट विल बी द फिजियोलॉजिकल काज, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनटेक ज्यादा ले रहे हैं तो आउटकम ज्यादा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल काज है वो कौन सी, किडनी डिजीज, ठीक है, जीआईटी ब्लीडिंग, डिहाइड्रेशन, स्वेयर बर्न्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब डिक्रीज वैल्यू किस किस में आ जाती है, अगर आपका लिवर फेलियर है, ठीक है। लिवर फेलियर से कैसे इवेल्युएशन होती है, क्योंकि लिवर फेलियर आपका सिंथेटिक फंक्शन भी कर रहा है, ठीक है, और बाकी भी फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर लो प्रोटीन डाइट है, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन है और ओवर हाइड्रेशन है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्या होगी, क्लिनिकल फेजेस होगी, ठीक है। अब ये यूरिया हमारे पास होता क्या है, एक्चुअली यूरिया हमारे पास एक मेजर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, ठीक है, जो कि हमारे पास 75% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये हमारे पास लीवर से यूरिएज साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इंक्रीज अगर इसका यूरिया इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एजोटीमिया। लेकिन एजोटीमिया और यूरीमिया, लेकिन यूरीमिया हम किन कंडीशन में कह सकते हैं, अगर वो रीनल फेलियर के साथ है, मींस के अगर सिर्फ और सिर्फ यूरिया इंक्रीज है, लेट्स सपोज कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है, और फिर क्या आ रहा है कि आपको यूरिया इंक्रीज कर रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, एजोटीमिया। लेकिन अगर आपका क्या है कि रीनल फेलियर है साथ, तो फिर इस कंडीशन को कहेंगे हम यूरीमिया, ठीक है। अब इंक्रीज इन द यूरिया कंसंट्रेशन डिफरेंट कंडीशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। वो प्री रीनल काज भी हो सकता है, मींस के किडनी से पहले पहले अगर कोई आपके साथ वाकया रूनमा हो रहा है, रीनल भी हो सकता है कि विद इन द किडनी हो रहा है, और पोस्ट रीनल भी हो सकता है, मींस के आफ्टर द किडनी, ठीक है। प्री रीनल में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, कोई भी हेमरेज, डिहाइड्रेशन, इंक्रीज प्रोटीन इनटेक, ठीक है, और स्टेरॉइड थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी, कोई भी इस तरह होगा तो प्री रीनल कॉज में आ जाएगा, ठीक है। और रीनल में क्या आ जाएगा, अगर किडनी फेलियर है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। पोस्ट रीनल में क्या आ जाएगा, जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शन बिसाइड द रीनल है, ठीक है, ये हमारे पास पोस्ट रीनल काजेज आ जाएगा, ठीक है। जो डिक्रीज कंडीशंस है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, उधर चार्ट में भी सेम है। अब आगे बन क्या है, बन भी हमारे पास सेम है, बन एक्चुअली क्या है, यूरिया डिवाइडेड यूरिया मल्टीप्लाई बाय 2.14, ठीक है, यूरिया डिवाइडेड बाय 2.14 है, सॉरी, इधर स्लाइड में गलत में यूरिया डिवाइडेड बाय 2.14 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने अब इसका एंजाइमेटिक रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे पास लैब्स में होता है, जितनी भी हमारे पास किट्स आती हैं, ठीक है, चाहे वो डायसिस की है, चाहे वो ह्यूमंस की है, चाहे वो ब्रायोजिन की है, चाहे वो बायोसिस्टम की है, चाहे कोई भी है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है किट के केमिकल्स को एग्जामिन करना, जब हमारे पास इसके टू रिएजेंट्स होते हैं, R1 एंड R2, ठीक है, और थर्ड हमारे पास सैंपल होता है या स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास रिएजेंट होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, उन्होंने यूरिया को NH4 में अमोनियम आयन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, सबके लिए सेम आएगा, यूरिया प्लस वाटर गिव्स अस NH4 प्लस CO3, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मेथड यूज होता है ना, ये हमारे पास होता है GLDH मेथड, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज मेथड, ठीक है। इंडिकेटर डाई मेथड बहुत कम यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और वैसे भी कोई ना कोई इससे इसमें ना बाहर से लाइट इंटरफेरेंस कर सकती है, ठीक है। आपके फोटोमीटर की, अगर आप मैनुअल कर रहे हो, आपके फोटोमीटर की थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाती वेवलेंथ, तो इट मीन्स कि इसका इंडिकेटर ठीक नहीं आ सकता, ठीक है।
GLDH के बाद हमारे पास बर्थ लॉट मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब GLDH मेथड हमें GLDH से ही शो हो रहा है कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इसमें एंजाइम यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे ग्लूटामेट बन रहा है और उसकी जो होती है कंसंट्रेशन, उसको हम क्या करते हैं, हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में नोट डाउन कर लेते हैं, या फिर जो हमारे पास ऑटोमेटेड एनालाइजर होते हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बर्थ लॉट मेथड है, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड और फिनोल ये दोनों यूज हो रहे हैं। मींस के अगर आपके पास किट आई है, ठीक है, किट के ऊपर सारा लिटरेचर पड़ा होता है, ठीक है। किट आई है आपके पास, उसमें R1 है और R2 है। R1 या तो हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा या फिनोल होगा, ठीक है, या फिर R2 इसके एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। उसका रिएक्शन होगा तो ये जो इंडोफिनोल बनेगा ना, फिर इंडोफिनोल की जो है ना कंसंट्रेशन, इसको ऑब्जर्व करके हमारे पास यूरिया की वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है। दैट इज द एंजाइमेटिक रिएक्शन दैट व्हाट आर डूइंग इन आवर लैब, ठीक है। अब आगे केमिकल मेथड अगर किया जाए, केमिकल मेथड में दो हैं, एक डायएसिटाइल मोनोक्साइम मेथड है और एक ऑप्थेल्डिहाइड है, ठीक है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑप्थेल्डिहाइड मेथड है, ठीक है, क्योंकि इसमें येलो कलर प्रोड्यूस होता है और इसकी ऑब्जर्वेशन हम कर लेते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फोटोमीटर पे हमारी वो वेवलेंथ शो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रिएटिनिन, ठीक है। क्रेटिनिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन पे होता है। अब वो अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, मेथियोनिन, ठीक है, इनसे बनता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि इनसे जो इनकी जब ब्रेकडाउन होती है ना, तो जाहिर है मसल्स में सारी मेटाबॉलिज्म चल रही होती है। इट मींस कि जिनका मसल मास ज्यादा है उनमें क्रेटिनिन की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो क्रेटिनिन है ये यूरिन से एक्सक्रीट किडनी के बाद ही होता है, ये आपको पता है, ठीक है। और हमारे पास जो किडनी के पास आता है वो क्रेटिनिन फॉर्म में नहीं आता, वो हमारे पास क्रेटाइन फॉर्म में आता है, जो कि फास्फोरिक एसिड के साथ मिलके लॉस वाटर कर देता है और फिर क्रेटिनिन बन के वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। इसको मेजर करने के भी हमारे पास एंजाइमेटिक भी मेथड है, ठीक है, और केमिकल भी मेथड है, ठीक है। एंजाइमेटिक मेथड इसमें इतने ज्यादा यूज नहीं होते क्योंकि इसमें क्रेटिनिन काइनेज मेथड सीके मेथड यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा सीके एक और जगह यूज होता है, जो कि हमारे पास एक मार्कर है, CKMB, CKBB और CKMM, ठीक है। क्रेटिनिन काइनेज सेम उधर भी यही रिएक्शन शो करता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इधर ये क्रेटिनेज सीके है, ठीक है, उधर क्या होगा, CKMB, CKBB और CKMM, ठीक है। इसके अलावा अगर हम LDH की बात की जाए तो LDH हमारे पास एक लीवर स्पेसिफिक एंजाइम, लीवर ट्यूमर मार्कर भी आ जाता है, ठीक है। ये कुछ मार्कर आ जाते हैं हमारे पास, लाइक लीवर के स्पेसिफिक मार्कर्स AST आ जाता है, LDH आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी दो तीन और आ जाते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह उसमें LDH भी प्रेजेंट है, ठीक है। LDH हमारे पास एंजाइमेटिक मेथड क्रेटिनिन को मेजर करने के लिए भी होता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो आपके पास है केमिकल मेथड में जेफ काइनेटिक मेथड। जहां भी आप जाएंगे आपको एक येलो सा देखने को मिलेगा रिएजेंट क्रेटिनिन का, ठीक है। इसमें भी R1 और R2 दोनों होते हैं, ठीक है। R1 कलरलेस होता है या फिर R2 येलो कलर का होता है, ठीक है। और R2 कलरलेस होता है या फिर R2 मींस के इन दोनों में से एक कलरलेस होता है और एक क्या होता है, कलर्ड वाला होता है, ठीक है। और कलर्ड वो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। एक्चुअली उसका मेथड क्या होता है कि जैसे ही उन दोनों केमिकल्स को मिलाया जाता है, ठीक है, और उसमें हम सीरम ऐड करते हैं या फिर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू वाला हम सैंपल ऐड करते हैं, तो क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन होके हमारे पास रेड ऑरेंज कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। रेड ऑरेंज कम्प्लेक्स बन जाता है जिसकी हम कंसंट्रेशन को नोट डाउन कर लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर, या हमारे ऑटोमेटेड एनालाइजर जो होते हैं वो खुद ब खुद ही इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। अब चाहे आप जहां मर्जी इंटरव्यू देने जाएं, अगर वो आपसे इस मेथड का पूछ लेते हैं कि हमारे पास क्रेटिनिन के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो आप अगर आंखें बंद करके कह देते ना हमारे पास जेफ काइनेटिक मेथड होता है, आई एम 110% श्योर आपको वो इंटरव्यू से निकाल ही नहीं सकते, जब उनको ये पता चल गया कि हाँ बच्चे को इतना ज्यादा पता है कि जेफ काइनेटिक मेथड होता है ये वो, ठीक है। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए अगर ज्यादा हाई एडवांस में जाया जाए तो इसके लिए हम HPLC भी करते हैं, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास थर्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड आ जाता है यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि हमारे पास प्रिंसिपल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड किन किन में होता है, रिप्टाइल्स, बर्ड्स में, ठीक है, और हम में स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है, और इसके साल्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट्स में, ठीक है। इसका ऑलमोस्ट डेली का सिंथेटिक रेट ये 400 मिलीग्राम होता है, ठीक है, और इसका डाइटरी सोर्सेज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आप पल्सिस ले रहे हैं, बीन्स ले रहे हैं, ठीक है, मीट ले रहे हैं, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, ठीक है, दीज आर द रिच सोर्सेज, ठीक है। अब इसका क्या होता है, अगर यूरिक एसिड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो उससे एक कॉम्प्लिकेशन काज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं, ठीक है। गाउट अब क्या है कि जैसे ही हमारे पास पेशेंट एजिड होना शुरू हो जाता है ना, स्पेशली एजिड से स्टार्ट 30 to 50 ईयर्स में इसकी सिम्टम्स शो होती हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास यूरिक एसिड आपको स्टार्ट से ही है और अगर आपको नहीं पता चलता तो 30 ईयर की एज में जाके वो अल्टीमेटली गाउट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपकी जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, आपके टो में जो है वो पेन रहना शुरू कर जाती है, आपके हैंड्स, जॉइंट्स, सारे के ये स्वेलिंग होने लग जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी काजेस क्या क्या हो सकती हैं, मींस की यूरिक एसिड को हाइपर इंक्रीज यूरिक एसिड को हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, ठीक है। अगर हम डाइटरी इनटेक ज्यादा ले रहे हैं, अगर कोई कैंसर थेरेपी आप ले रहे हैं, तो जाहिर है न्यूक्लिक एसिड को वो जो थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी हिट कर रही है, ठीक है, उससे यूरिक एसिड आपका बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका प्री एक्लेम्पशिया है, ठीक है, प्री एक्लेम्पशिया ये हमारे पास प्रेगनेंसी के केसेस में होता है, ठीक है। इसके अलावा ड्रग्स हैं, ठीक है, ड्रग्स में आपके डायरेटिक्स आ जाते हैं, सैलिसाइलेट और अल्कोहल आ जाता है, ठीक है, एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर आ जाता है, ठीक है। अब इसको मेयर करने के, यूरिक एसिड को मेयर करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक फास्फोटंगस्टिन मेथड होता है और एक हमारे पास यूरिकेज मेथड होता है। जो हमारे पास लैब में यूज होता है वो हमेशा हम यूरिकेज मेथड यूज करते हैं, ठीक है। यूरिकेज मेथड में क्या होता है, हम सैंपल को यूरिकेज एंजाइम के साथ ऑक्सीडेशन करा देते हैं जिससे एलाटोनिन बन जाती है, ठीक है। फिर एलाटोनिन को हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो कि 293 नैनोमीटर है उस पर नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज द यूरिक एसिड एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमोनिया। ये हमारे पास तीनों इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, यूरिया, क्रेटिनिन और हमारे पास क्या है, यूरिक एसिड। ये ऑल राउंड द पाकिस्तान भी हो रहा है, ठीक है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो उसमें जितने भी मैंने पहले पैरामीटर्स बताए हैं ना, GFR, सिस्टेन, सी, ये वो फला फला, उसमें वो सारे ऐड होंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास पाकिस्तान में ऑलराउंडर चल रहा है वो हमारे पास क्या होता है, यूरिया या बन, क्रेटिनिन और हमारे पास क्या होता है, यूरिक एसिड, ठीक है। अब जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया की हमारे पास क्या है इम्पोर्टेंस, अमोनिया की इम्पोर्टेंस हमारे पास ये है कि जो जब हमारे पास हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी हो जाती है, ठीक है, हेपेटिक कोमा हो रहा होता है, आपको सीवियर वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो आपका जाहिर है जो लीवर है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है और वो कोमा की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ऐसे केसेस में अमोनिया की इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको अमोनिया बहुत ज्यादा रेज आ रहा है, इट मींस के वो ग्रेजुअली आपका जो लीवर है वो कोमा की तरफ जा रहा है, ठीक है। मेडिकेशन चलता रहना चाहिए, आपको इसकी इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। ये आपका क्या है, अमोनिया की इम्पोर्टेंस होगी है, ठीक है। अब अमोनिया को देखने के लिए हमारे पास ISE भी होता है। ISE स्टैंड फॉर आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड, ठीक है। इसके अलावा हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड इसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइप का इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, अमोनिया से NH4+ आयन है ना, तो उसके ऑपोजिट मींस के जो चार्ज कैथोड होगा या एनोड होगा उसकी तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। दैट इज द ISE टेक्निक, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया को फाइंड आउट करने के ये हो गया। इसके अलावा अगर हमारे पास GFR की बात की जाए, एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ किडनी, मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आपको पता होना चाहिए कि अगर एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ किडनी कोई पूछ लेता है कि किडनी के और कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं इट इज जस्ट गोइंग फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो क्या है कि ये हमारे पास रिथ्रोपोइटिन भी सिक्रिएट करने में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारे पास रिथ्रोपोसिस करता है, ठीक है। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी की प्रोडक्शन में भी ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है, जो कि हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम सबने सुना होगा, ठीक है, उसको भी यही इनिशिएट कराता है, किडनी ही इनिशिएट कराता है, ठीक है। दैट आर ऑल द एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ किडनी। और ये भी UHS का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमेशा आता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास GFR।
GFR स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। जैसे ही हमारे पास किडनी फेलियर की तरफ जा रही होती है, ठीक है, तब हम ये GFR कराते हैं, ठीक है। ये हम इसकी प्रोग्नोसिस के लिए मींस के आदर दैट डिजीज इज प्रोग्रेसिव और नॉट, ठीक है, उसको देखने के लिए हम ये GFR करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बहुत सी क्लियरेंस आ जाती है, लाइक क्रेटिनिन क्लियरेंस, यूरिया क्लियरेंस, ठीक है। उसको करने के लिए फिर डिफरेंट हम मेथड यूज करते हैं, लाइक कोक्रोफ गोल्ड फार्मूला यूज करते हैं और सिस्टेन सी एज मार्कर यूज करते हैं, ठीक है। वो ऐसा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी मैं इसके क्लिनिकल केसेस की तरफ आ जाती हूँ, आपको वो भी बताती हूँ। ये बन का हमने कर लिया था। अब सीरम क्रेटिनिन, ठीक है, इसके लिए भी हमें सेम वाइल्स चाहिए, क्लोटेड हेपरिन वाइल भी हो सकती है, प्लेन वाइल भी हो सकती है, ठीक है। मेल में इसकी रेशियो कितनी है, 0.7 टू 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में कितनी है, 0.6 टू 1.1। अब ये देखिए, इधर क्वेश्चन आ सकते हैं फीमेल में इसकी वैल्यू कम क्यों है, क्योंकि फीमेल का मसल मास कम होता है, ठीक है, दैट इज द रीजन, ठीक है। अब इसकी इंक्रीज कंडीशन क्या क्या है, मैंने उधर भी बता दी, इधर अगेन जरा शॉर्ट में बयान की गई है, ठीक है। ब्लॉक यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, रिड्यूस ब्लड फ्लो, रिड्यूस बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है, जो के रेब्डोमायोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइक एक्लेम्पसिया, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। डिक्रीज कंडीशन किस में होगा, अगर आपके पास मसल मास डिक्रीज होगा, दैट इज द सीरम क्रेटिनिन, ठीक है। सीरम यूरिक एसिड की मेल में नॉर्मल रेशियो कितनी होती है, 4.5 टू 8.0, और फीमेल में कितनी होती है, 2.5 टू 6.2। यहाँ फिर इसको अगर राउंड अबाउट की जाए तो आजकल जो स्टैंडर्ड में चल रही है, मोस्टली लैब्स में चल रही है, 4 टू 7 मेल में चल रही है और 3 टू 6 फीमेल में चल रही है, ठीक है। इट मीन्स के अबव देन 6, सॉरी, अगर फीमेल में जाती है इट विल बी द अलार्मिंग, और अगर मेल में अबव देन 7